स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब आप क्या समझते हैं? डिसऑर्डर का मतलब अबनॉर्मल कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर अगर अबनॉर्मल है, असामान्य है और वो अगले जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है या फिर अगले जनरेशन से इस जनरेशन में आ रहा है, मतलब इनहेरिटेंस हो रहा है अगर कैरेक्टर का। ठीक है, तो अब डिसऑर्डर का मतलब अबनॉर्मल कैरेक्टर और जेनेटिक का मतलब उसका इनहेरिटेंस होना। तो वैसे अबनॉर्मल कैरेक्टर का अगर इनहेरिटेंस हो रहा है यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तब हम ऐसे केसेस में इसे क्या कहेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस। तो हम ये समझते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है। यहाँ पर पेडिग्री का मतलब क्या होता है? तो पेडिग्री को हम फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल सकते हैं इसको? फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री का मतलब यहाँ क्या है? आपके दादाजी के द्वारा लगाया हुआ पेड़ है उसे फैमिली ट्री कहेंगे? नहीं, यहाँ पर कुछ सैंपल का यूज करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई डिसऑर्डर या कोई अबनॉर्मलिटीज हमारे पुराने जनरेशन से हम तक कैसे पहुंच रहा है या हमसे और आगे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में जो सैंपल यूज होते हैं वो सैंपल कौन कौन है ना? बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला जो सैंपल हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर इस तरीके का सैंपल है तो हम क्या कहेंगे इसे? तो ये सैंपल इंडिकेट करता है किसके बारे में? फीमेल के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से अगर सैंपल इस तरीके का है तो ये इंडिकेट करता है मेल के बारे में। ठीक है, अगर ये सैंपल इस तरीके का है तो ये हो गया सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब ये पता नहीं चलेगा कि मेल है या फीमेल, है ना? इसके बाद अगर हम इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करें तो ये क्या हो गया? ये इंडिकेट करेगा अफेक्टेड मेल, है ना? यानी कि मेल है जिसे डिजीज कॉज्ड हुआ है। ये क्या है? ये इंडिकेट करता है अफेक्टेड फीमेल को। क्लियर दिख रहा है आपको, है ना? तो यहाँ पर अगर इस तरह का सर्कुलर बना हुआ है तो ये फीमेल, इस तरह का स्क्वायर के फॉर्म में है तो मेल है। ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर ये कलर किया हुआ है तो ये अफेक्टेड मेल और ये क्या हो गया? अफेक्टेड फीमेल। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर सैंपल इस तरीके का है ना, तो ये क्या होगा? इसमें मान लीजिए 5, 3 या 4 लिखा हुआ है तो वो तो डिजिट है, उसका बस डिजिट जितना होगा वहां पे लिख देंगे। तो ये हो गया 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, मेल है या फीमेल है नहीं पता, लेकिन अनअफेक्टेड है, इनमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर इस तरह का केस है या फिर इस तरीके का केस है, क्लियर? ये दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि हाफ कलर किया हुआ है, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, लेकिन हाफ कलर किया हुआ है। इसका मतलब क्या है ना? तो कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए ये कैरियर है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है और कैरियर का मतलब क्या है ना? जैसे मान लीजिए कि ये एक पी प्लांट है। क्लियर? क्या है ये? पी प्लांट, और ये मान लो कि टॉल है ना? लेकिन इसमें जीन क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर प्लांट तो टॉल है लेकिन डॉफनेस को कॉज करने के लिए जो जीन है वो एक जीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस पैरेंट में वो कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, वो अब नॉर्मल कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन
अगले जनरेशन में अगर इसी तरह के प्लांट के साथ क्रॉस होता है तो स्मॉल टी आ सकता है या आएगा ही, और इससे ये प्लांट क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पेरेंट में ये कैरेक्टर विजिबल नहीं था, ये दिखाई नहीं दे रहा था या डेवलप था ही नहीं, पेरेंट नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसके पास एक ऐसा जीन था जो अबनॉर्मल कैरेक्टर को अगले जनरेशन तक ले जा रहा था, लेकर के जा रहा था, कैरी कर रहा था, है ना। तो ऐसे पेरेंट को हम क्या कहेंगे, ऐसे पेरेंट को कहेंगे कैरियर। कैरियर का मतलब समझ में आया, पेरेंट में वो डिजीज नहीं है लेकिन अगले जनरेशन तक उस डिजीज को वो कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है, अब इसको भी समझना है। जैसे हमारे ही बॉडी के हर एक सेल में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम दो तरीके का है, एक ऑटोजोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम का काम क्या है, वो सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, यानी कि मेल या फीमेल का जो कैरेक्टर है डिटरमाइन करने का, वो कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन ऑटोजोम का काम क्या है, ऑटोजोम जो है उसका काम है कि वो क्या करेगा, ऑटोजोम सेम कैरेक्टर डेवलप करता है। जैसे आप देखेंगे कि मेल और फीमेल के केसेस में मोस्ट ऑफ कैरेक्टर जो है वो सेम है। जैसे किडनी जिस तरीके का हमारा है फीमेल में भी है, ओवरी लीवर है, हार्ट है, पैनक्रियाज है, और भी मोस्ट ऑफ कैरेक्टर, फिंगर्स है, नेल्स हैं, तो मेल और फीमेल में एक जैसे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि मोस्ट ऑफ जो क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में एक जैसा है, इसीलिए मोस्ट ऑफ कैरेक्टर भी जो है वो क्या है, मेल और फीमेल में एक जैसा है। हो रहा है ये चीजें क्लियर। अब देखिए जब ऑटोजोम की वजह से ऑटोजोम के किसी जीन को डिफेक्ट होने की वजह से अगर कोई कैरेक्टर बदलता है, चेंज होता है और वो अगले जनरेशन तक कैरी हो रहा है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए जो है ना, क्या करते हैं हम, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। तो कैरियर तो है लेकिन किस केसेस में, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के केसेस में, है ना। ऑटोजोम पे वो जीन है, अफेक्टेड जीन, जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रहा है। इससे रिलेटेड और भी डिजीज के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, तब ये चीजें और भी क्लियर होंगे। अभी फिलहाल हम बस इस सिंबल को याद रखेंगे जो कैरियर को दिखा रहा है, किस केसेस में, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के केसेस में। चलिए और आगे देखते हैं। अगर ये सैंपल इस तरीके का है, ठीक है, तो ये भी कैरियर को दिखा रहा है, फॉर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड डिजीज, है ना। अब एक्स लिंक्ड डिजीज क्या होगा, इसको समझते हैं। एक्स लिंक्ड डिजीज जो होते हैं उसको कॉज करने के लिए जो अफेक्टेड जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के होते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए फीमेल के केसेस में कितने एक्स होते हैं, 2। एक एक्स पर एक अफेक्टेड जीन है, ठीक है, और दूसरे एक्स पर भी एक अफेक्टेड जीन है। ऐसे केसेस में फीमेल क्या हो जाएगी, ये पैसेंट हो जाएगी, पैसेंट। और यहाँ पर हमने जो डिजीज लिया है वो लिया है हेमोफीलिया। क्या लिया है, हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया कॉज करने के लिए जो अफेक्टेड जीन होता है वो किसके ऊपर होता है, किसके पास होता है, एक्स क्रोमोसोम के पास। अगर दोनों एक्स पे अफेक्टेड जीन हो गया तब हेमोफीलिया कॉज हो जाएगा, लेकिन अगर एक एक्स अफेक्टेड है तो ऐसे केसेस में हेमोफीलिया कॉज नहीं होगा, है ना। समझ में आ रही है बातें। अब देखिए अगर एक एक्स पे है तब क्या होगा, ठीक है, इस फीमेल को हेमोफीलिया नहीं है, इसका मैरिज होता है किसी व्यक्ति से और उसको हेमोफीलिया है, तो मेल के केसेस में सिर्फ एक एक्स है और वो अफेक्टेड हुआ तो हेमोफीलिया हो जाएगा उसको, है ना। तो अगर इससे मैरिज होती है और ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ मैच करता है तो इनकी जो बेटी होगी उसकी बेटी में क्या होगा, हेमोफीलिया हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि इस फीमेल में हेमोफीलिया नहीं था लेकिन इनकी बेटी में हेमोफीलिया हो गया। तो इसका रीजन क्या रहा कि हेमोफीलिया हो गया, क्योंकि इस फीमेल के पास एक अफेक्टेड जीन कंटेनिंग क्रोमोसोम था। तो ठीक है, अगर फीमेल को डिजीज नहीं है लेकिन उस डिजीज को अगले जनरेशन तक वो ले जा पा रही है, कैरी कर रही है, तो ऐसे केसेस में हम उसे क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। और अगर वो अफेक्टेड जीन एक्स क्रोमोसोम पर है तब हम उसे कहते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये हो गया ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अगर इस तरह का सिंबल है तो ये क्या दिखा रहा है, मैरिज है ना, या सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से इनके बच्चे हुए। अगर इस तरह का है सिंबल तो ये क्या दिखा रहा है, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशंस। ठीक है, जैसे बहुत सारे रिलीजियस में जो है कजन्स के बीच भी शादी हो जाती है, तो अगर क्लोज रिलेशन के केसेस में मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, तो उसको हम इस सिंबल के हेल्प से दिखाएंगे, है ना। इसके बाद और देखिए, ये फीमेल, ये मेल मैरिज हो गई, ये इनके बच्चे हो गए इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम, पेरेंट above and children below in order of birth left to right। ठीक है, पेरेंट्स ऊपर है, चिल्ड्रन नीचे हैं, और जो ऑर्डर है बर्थ का वो किधर से, लेफ्ट से राइट। यानी कि सबसे बड़ी बेटी ये हो गई, ये उसके बाद का बीच का बेटा हो गया, ये सबसे छोटी बेटी हो गई। ये चीजें दिख रहा है। अगर ये इस टाइप से दिखे, है ना, ऐसे, तो यहां क्या होगा, पेरेंट विथ अफेक्टेड मेल चाइल्ड, है ना। पेरेंट में जो मेल चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड है। दिख रहा है ये चीजें। और आगे बढ़ते हैं, ये फीमेल ये मेल, दोनों की मैरिज हुई, ये इनके बच्चे, है ना। इस तरीके से मान लीजिए ये दोनों फीमेल है, ये पेरेंट्स इस तरीके से, एक बेटा है एक बेटी है ना। और तीसरा केस इस तरीके से हम ले सकते हैं, ये दोनों ही बेटे हैं, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ये पेरेंट विथ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स ऊपर है और चिल्ड्रन नीचे हैं, लेकिन ये चिल्ड्रन जो है वो ट्विंस हैं। बट ट्विंस कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल्स। समझ में आ रहा है, ये नॉन आइडेंटिकल्स हैं, मतलब दोनों के कैरेक्टर तो मैच करेंगे लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, है ना। देखिए ट्विंस जो होते हैं दो तरह के, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल में तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों फीमेल हो सकते हैं, या दोनों मेल हो सकते हैं, या फिर एक मेल या एक फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है। नॉन आइडेंटिकल केसेस में कैरेक्टर मैच करेंगे बट वो पूरी तरह से मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे वो, है ना। और एक चीज और, अगर नॉन आइडेंटिकल केसेस में ये क्वेश्चन पूछे कि कितने ओहम की रिक्वायरमेंट पड़ती है या ओवरी से कितने ओहम रिलीज होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के केसेस में, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के केसेस में 2 ओहम रिलीज होंगे, हर एक ओवरी से 1 ओहम रिलीज होगा इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। बट इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस ओनली 1 ओहम इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ दोस बेबी। वहां पर दोनों ट्विंस को बनने के लिए आइडेंटिकल के केसेस में सिर्फ 1 ही ओहम चाहिए, बट नॉन आइडेंटिकल में कितने चाहिए, 2 चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इस तरीके से, ये मेल ये फीमेल दोनों की मैरिज हो गई, ये मेल और ये भी मेल। ठीक है, यहाँ पे ये फीमेल ये मेल मैरिज हो गई, ये भी फीमेल ये भी फीमेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट विथ आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है पेरेंट्स के साथ। और आगे बढ़ते हैं इसमें, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करें तो ये होगा अडॉप्ट चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट है, यानी कि इसको गोद लिया गया है, ऐसा ही है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया ना क्लियर। अगर इस तरह की सिंबल है दिखाई जा रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी डेथ हो चुकी है, ये मर चुके हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसके हेल्प से हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले डिजीज के बारे में समझ सकते हैं। जैसे एक आपको समझाकर दिखाता हूँ, मान लीजिए ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है, दोनों में से कोई अफेक्टेड नहीं है, ये इनके चाइल्ड है
ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। इसमें ये मेल अफेक्टेड है, इसकी मान लो शादी हो गई, इसके बाल बच्चे हुए, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये जो बेटा हुआ ये अफेक्टेड हो गया, ठीक है। इसकी भी शादी हुई, इसको कोई डिजीज नहीं है, इसके बच्चे हुए, यहाँ पे ये अफेक्टेड हो गए, बाकी सब जो है वो नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेरेंट को कोई डिजीज नहीं था इस टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन इसके बच्चे में डेवलप हो गया। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो रहा है ना, इसको समझने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें जब हम और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जान जाएंगे, तब हम लास्ट में कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके हेल्प से हम पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।